आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से आ रही है, जहां पर बन रही है कि नई इमारत के गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा वडोदरा के बाबामानपुरा इलाके में हुआ। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बताया गया कि मलबे के नीचे अब भी कुछ मजदूर फंसे हो सकते हैं। अभी तक 4 मजदूरों को निकाला गया है, जिसमें से 3 की मौत हुई है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो निर्माण के समय इमारत गिर गई और 3 मजदूरों की मौत हुई है। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। कल रात यह हादसा हुआ और 4 लोग बाहर निकाले जा चुके हैं, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। कैसे ये इमारत गिर गई? नई इमारत थी जो कि बन रही थी, ये जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी सीमा विवाद एक खूनी जंग में बदल गया। इस झड़प में करीब 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूरोप के करीब एशिया के ये दोनों देश एक इलाके पर कब्जे के लिए सालों से आमने सामने हैं। लेकिन इस बार ये विवाद एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया। नागोर्नो कराबाख नाम के इस इलाके पर कब्जे के लिए दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गई। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया और हमले से जुड़े वीडियो जारी किए। आर्मेनिया ने अजरबैजान के कई टैंकों और हेलीकॉप्टरों को तबाह करने का दावा किया। आर्मेनिया की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले का शिकार हुआ एक टैंक भीषण लपटों से घिरा नजर आया। टैंकों का ये काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी हमला हुआ और सबसे आगे मौजूद टैंक तबाह हो गया। इसी तरह कुछ दूसरे टैंकों को भी हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया गया। अजरबैजान ने आर्मेनिया को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। अजरबैजान के मुताबिक उसके पलटवार में आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम और उसके तोपखाने को भारी नुकसान पहुंचा। झड़प के बाद आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया और भारी तादाद में सेना तैनात कर दी, जबकि अजरबैजान ने भी इस इलाके को किसी भी कीमत पर हासिल करने का ऐलान कर दिया, जिससे वहां तनाव और गहरा गया। नए कृषि कानूनों के विरोध में आज भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दे रहा है। आज बठिंडा, अमृतसर में किसानों की बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। अमृतसर में किसान लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आज बठिंडा में भी किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की योजना है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक नए कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर उतरे पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने की भी जानकारी दी, जो पंजाब यूथ कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने इंडिया गेट पर बिना किसी मंजूरी के प्रदर्शन किया और वहां एक ट्रैक्टर को भी फूंक दिया। प्रदर्शनकारी एक ट्रक में ट्रैक्टर को रखकर लाए थे। इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर उन्होंने ट्रैक्टर को नीचे गिरा दिया और उसके बाद उसमें आग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान शहीद भगत सिंह की जयंती पर पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम के नारे भी लगाए। इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पर हुए इस हंगामे ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी वहां आधे घंटे तक रुके, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ पर जब तक पुलिस पहुंची तब तक इन लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी और यहाँ से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जो है तहकीकात की जा रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और एक ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने के लिए पंजाब से आए थे। इंडिया गेट के पास जिस ट्रैक्टर को आग लगाई गई वो भी पंजाब से ही लाया गया था। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद थे, जिनकी वजह से प्रदर्शनकारियों और ट्रैक्टर को दिल्ली में एंट्री मिल गई, क्योंकि उनके साथ पंजाब पुलिस के 4 जवान भी साथ थे। ये जवान पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को उनकी सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं, लेकिन आरोप है कि इन जवानों की आड़ में ट्रैक्टर और कई प्रदर्शनकारियों को दिल्ली लाया गया और इंडिया गेट पहुंचकर ट्रैक्टर को आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में राजपथ पर जिस ट्रैक्टर को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया था, उसे ही 20 सितंबर यानी 8 दिन पहले अंबाला में भी प्रदर्शन के समय जलाया गया था। तस्वीरों को देख करके साफ पता चलता है कि दोनों ट्रैक्टर एक ही हैं और उनकी नंबर प्लेट भी एक है, यानी RRK 1163। जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक्टर को एक ट्रक के जरिए दिल्ली लाया गया था और फिर प्रदर्शन के समय उसे आग के हवाले कर दिया। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 और गाड़ियों को जब्त किया गया है। सरकार ने अगले साल की पहली तिमाही में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद जताई।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल की पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हम सबको उम्मीद है कि जैसे ही अगला साल शुरू होगा तो उसके पहले तिमाही के अंदर कभी भी हमारे देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बक्सर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगनी शुरू हो गईं, जिस पर उनके परिवार और गांव के लोगों ने भी खुशी जताई। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव जीतने का भी दावा कर दिया। वो हासिल करेंगे, जीत हासिल कर लेंगे। कर्मठ और काम करने वाले वो विधायक के रूप में उभरेंगे। मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान के जमीन मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई। कुछ लोगों ने एक याचिका के जरिए 13 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कृष्ण जन्मभूमि का हक जताया और मंदिर के बगल में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी अपील की। मंदिर की फाउंडेशन पे ईदगाह खड़ा हुआ है। मंदिर के जो पत्थर हैं वही इसमें जोड़ तोड़ करके लगाए गए। फिल्म गिनी वेद सनी का नया गाना जारी कर दिया गया। इस फिल्म में यामी गौतम और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। आज न सोया सारी रात दिल मेरा। राजस्थान के कोटा में संपत्ति के विवाद में बहनों ने मिलकर अपने भाई पर हमला करवा दिया। बताया गया कि एक होटल पर कब्जे को लेकर भाई और 2 बहनों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि बहनों ने भाई पर जानलेवा हमला करवा दिया। इस हमले में उन बहनों के पति ने भी साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ बदमाशों को भी अपने साथ बुलाया था। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें कई लोग मिलकर एक आदमी पर हमला करते दिखाई दिए। इस हमले में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। मामला सामने आया तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। होटल में आए थे, इसी दौरान इनके कहा सुनी हुई और टॉक्स हुई और इन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ बदमाशों से इन लोगों पे हमला करा दिया। दिल्ली में मास्क पहनने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा तरीका अपनाया। यमराज का डर दिखाकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई और मास्क न पहनने वालों का चालान काटा गया, जिसके लिए प्रशासन ने पुलिस के अलावा 2 कलाकारों की मदद ली। यमराज और चंद्रगुप्त का लिबास पहने दोनों कलाकार प्रशासन की टीम के साथ कनॉट प्लेस की सड़कों पर निकले और मास्क न लगाने वालों का चालान काटा। सामान खरीदने के लिए दुकानों में पहुंचे लोग हों या फिर सड़कों के किनारे बैठने वाले, किसी को भी नहीं बख्शा गया। जो भी बिना मास्क के पकड़ा गया उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। नई दिल्ली जिला प्रशासन ने एक अनोखी कैंपेन यहाँ पर चलाई है। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान खुद यहाँ पर यमराज कर रहे हैं। प्रशासन ने इस अभियान को आप मास्क चुनेंगे या यमराज नाम दिया, जिसके जरिए लोगों से हर कीमत पर मास्क पहनने की अपील की गई। हम इनको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये आगे से अपने घर से मास्क लगा के निकलें और ज्यादा मास्क लगा के रहें हमेशा। जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन के इस अनोखे कदम की कई लोगों ने तारीफ भी की। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए गोलाबारी की है। पाकिस्तानी सेना की ओर से मेंढर और मनकोट सेक्टर में गोलाबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए अक्सर पाकिस्तान की सेना इस तरह की हरकत करती है। चीन की राजधानी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय ऑटो शो शुरू होते ही लापरवाही की मिसाल देखने को मिली। वहां गाड़ियों की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर में आतंक फैला रहा है, लेकिन लगता नहीं कि चीन को मामले की गंभीरता समझ आ रही, क्योंकि ऑटो शो में ऐसा रेला लगा नजर आया जैसे दुनिया में कोरोना नाम की कोई बीमारी ही ना हो। भारी संख्या में लोग गाड़ियों के मेले को देखने पहुंचे, उस पर भी दूर दूर तक कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। महामारी से बेखौफ लोग बिल्कुल साथ साथ बैठे दिखे, बल्कि कुछ के चेहरों पर तो मास्क भी नजर नहीं आया। चीन के सबसे बड़े ऑटो शो में एक से बढ़कर एक स्टाइलिश गाड़ियों की ऐसी नुमाइश देखने को मिली कि उनकी चकाचौंध में लोग कोरोना के खतरे को ही भुला बैठे। बताया गया कि 10 दिन तक चलने वाले ऑटो शो में इस बार करीब 800 वाहनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी सोमवार को किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे। इतना ही नहीं, सिद्धू ने संगरूर में अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना भी साधा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब का किसान एक साथ होकर केंद्र सरकार से अपने हक को छीन सकता है। इतना ही नहीं, सिद्धू ने दावा किया कि अब वो संगरूर में घर घर जाकर किसानों को जागरूक करेंगे ताकि वो खुद राजनीति में आकर अपना हक छीन सके। जीएसटी ने व्यापारी मारिया, एक काले कानून किसान मार रहे हैं।
ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 28000 ਆੜਤੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਮੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 28000 ਆੜਤੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ मंडियां में काम करने वाला मजदूर है। केंद्रीय कमेटी से हटाने पर बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा नाराज हो गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता राहुल सिन्हा केंद्रीय कमेटी में जगह नहीं मिलने पर नाराज हो गए। उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाया गया और उनकी जगह अनुपम हाजरा को दे दी गई, जो हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। यही वजह रही कि राहुल सिन्हा ने खुलकर अपना गुस्सा दिखाया। 40 साल मैंने बीजेपी का सेवा किया, तृणमूल का नेता आएंगे इसलिए मेरे को पद छोड़ना पड़ा। हालांकि अनुपम हाजरा ने उम्मीद जताई कि वो राहुल सिन्हा को मना लेंगे। ওনার ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ভালো, আমার মনে হয় একটা চায়ের আড্ডা জমলে পুরো ব্যাপারগুলো সামনে আসে। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने अपने कर्मचारियों से 2 महीने का समय मांगा। ये सभी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए थे। ये जो 2 महीने का समय हमने मांगा है, ये 60 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 60 दिनों के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मैं काम करूंगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान से धमकी मिलने का आरोप लगाया। मनजिंदर का दावा है कि उनसे फोन पर फिल्म उद्योग का मामला न उठाने को कहा गया। साथ ही ड्रग्स से जुड़ी अपनी शिकायत भी वापस लेने की धमकी दी गई। सिरसा ने पिछले साल की एक पार्टी का वीडियो जारी कर कई कलाकारों पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था और हाल ही में एनसीबी से भी इसकी शिकायत की थी। मुझे ये धमकी दी कि भाई ने कहा है कि जो करण जौहर बॉलीवुड वाला केस है इसको मैं वापस लूं और ये नौटंकी बंद कर, नहीं तो तेरे को ठोकेंगे। राजस्थान के जालौर जिले में एक लड़के ने अपने बीमार पिता को रेहड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दावा है कि ये लोग कई घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो ये रेहड़ी लेकर ही अस्पताल पहुंच गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत में पहले से सुधार है। उन्होंने अगले 2 दिनों में अस्पताल से छुट्टी होने की भी उम्मीद जताई है। पिछले हफ्ते कोरोना और डेंगू की वजह से मनीष सिसोदिया को मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी भी दी गई। चीन से चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए करोड़ों रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेना के लिए हथियारों की खरीद का अहम फैसला लिया गया। इसके तहत सेना को करीब 2200 करोड़ रुपए के हथियार और बाकी सामान खरीदने की मंजूरी दी गई। मंजूरी मिलने के बाद करीब 800 करोड़ रुपए की आधुनिक असॉल्ट राइफल खरीदी जाएगी, जबकि भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी खरीदे जाएंगे। इसके अलावा सेना और वायुसेना के लिए करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट खरीदे जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करते दिखे। बताया गया कि आपसी रंजिश में उसे जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दुकान के अंदर घुसे उस आदमी पर लगातार हमला करते दिखाई दिए। इससे पहले वो आदमी खुद को बचाने के लिए दुकान में घुसा, जिसे उसके मालिक ने वहां से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सारे हमलावर एक एक कर अंदर घुस आए और जिसके पास जो हथियार था उससे उस पर हमला करता दिखाई दिए। किसी ने तलवार से हमला किया तो कोई डंडे से उसे पीटता नजर आया। इस बीच दुकान मालिक अपने कर्मचारियों के साथ उन सबको वहां से निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। यूपी के हापुड़ में अवैध संबंध के आरोप में एक महिला ने दूसरी महिला की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस महिला के पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध था, जिसे उसने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसने अपना आपा खो दिया और दूसरी महिला पर टूट पड़ी। वो उसके बाल पकड़कर उसे खींचते हुए घर से बाहर ले आई और फिर जमकर उसकी पिटाई की। इस बीच महिला के घरवाले भी उसके साथ दिखाई दिए। इससे पहले जब उसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा, तब उसने पति के साथ उस महिला को भी खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। जो व्यक्ति महिला के साथ यहाँ रहते हैं, उनकी पत्नी और उनके परिवारीजन वहाँ पहुँच गए, जिससे उस व्यक्ति की पत्नी और उस महिला के बीच में मारपीट हुई है। महिलाओं के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इजरायल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। कोरोना की वजह से सख्त लॉकडाउन के बावजूद हजारों लोगों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया, जिनकी वहां मौजूद पुलिस वालों से जमकर झड़प हुई।
यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आधिकारिक निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो और भड़क गए, जिसके बाद लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हंगामा बढ़ने पर कुछ लोगों को तो पुलिस ने जबरन खींचकर हटाया, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन के दौरान नेतन्याहू के हाल ही में हुए अमेरिकी दौरे पर गंदे कपड़ों के कई बैग ले जाने के आरोपों पर भी खूब खिंचाई की गई। हाथों में कई तरह के झंडे और पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर हंगामा किया। अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शनकारी कई तरह के मुखौटे भी पहने दिखे। गौतम बुद्ध नगर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस मुठभेड़ के समय गोली लगने से घायल 25,000 के इनामी बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के संभल में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली कोसा मरकाम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी के हापुड़ में हरियाणा की गायिका रेणु चौधरी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। झारखंड के चतरा थाना इलाके में पुलिस ने 19 किलोग्राम डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के विधायक हॉस्टल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद करीब 2 घंटे तक तलाशी चली। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के आरोपी 2 भाइयों की भीड़ ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उन्हें बचाया। वाराणसी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। लगभग 1 महीने से लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो बुझने के बजाय और भड़कती चली गई। वहां से कई ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की तेज लपटों और धुएं में घिरा नजर आया। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और लपटों और धुएं की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। ऐसे हालात में भी कई विमान आग की लपटों के बीच आसमान से पानी और केमिकल की बौछार करते दिखे। कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में जल रहे जंगल को बचाने के लिए 1500 दमकल कर्मी दिन रात डटे हैं, लेकिन मौसम उनके सामने बड़ी चुनौती बन रहा है। So every day the guys are battling. They spend half their day battling spot fires and not forward advancing. ये आग अमेरिका के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई गई, जिसने कुछ ही वक्त में हजारों एकड़ की हरी भरी जमीन को बंजर बना दिया। सिर्फ जंगल ही नहीं, ये कई रिहायशी इलाकों को भी राख के ढेर में बदल चुकी है और किसी को नहीं पता कि इस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया के समुद्र तट के पास एक जहाज में अचानक आग लग गई। यह घटना बंगाल की खाड़ी में उस वक्त हुई जब जहाज पर लदे कंटेनर में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिन्हें बुझाने के लिए कोस्ट गार्ड के जहाजों की मदद ली गई। कोस्ट गार्ड के जहाज समंदर में हादसे वाली जगह पर पहुंचे, आग बुझाने में जुटे, पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोका गया। बताया गया कि जिस जहाज में आग लगी उस पर कई लोग सवार थे। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी सिक्किम जिले के रंगपो को नाथुला दर्रे से जोड़ने के लिए नई सड़क पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह सड़क सेना बना रही है, जिससे कि इस रास्ते को शुरू किया जा सके। वैसे तो नेशनल हाईवे नंबर 10 पूर्वी सिक्किम को नाथुला दर्रे से जोड़ता है, लेकिन यह इकलौता रास्ता है, जिसकी वजह से अब नाथुला के लिए नए रास्ते पर भी जोर दिया जा रहा है। इस वक्त हम सिक्किम के रंगपुर इलाके में मौजूद है और ये वैकल्पिक रास्ता है नथुला पास जाने का। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा इस रास्ते की दूरी है और अब भारत चीन विवाद सामने आने के बाद इस रास्ते पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूर्वी सिक्किम के रंगपो से नाथुला की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और इस नए रास्ते के बन जाने के बाद चीन सीमा तक सेना की पहुंच और भी आसान हो जाएगी। भारत चीन सीमा के लिए जो गैंगटोक से नाथुला का रास्ता जो है, उस रास्ता से तो वो रास्ता बंद होती है, तो वैकल्पिक रास्ता के रूप में ये रास्ता प्रयोग किया जा सकता है। नाथुला के जरिए भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। ये तिब्बत को भारत से जोड़ता है, जिसकी वजह से इस इलाके की अहमियत काफी बढ़ जाती है। नाथुला के लिए दूसरा रास्ता तैयार हो जाने के बाद लोगों को भी इससे काफी मदद मिल सकेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन छीनने के आरोप में लोगों ने 2 बदमाशों की जमकर पिटाई की। बताया गया कि एक लड़के का मोबाइल फोन छीन कर भाग रहे उन बदमाशों की मोटरसाइकिल अचानक से बंद हो गई, जिसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर एक खंबे से बांधकर उनकी बुरी तरह पिटाई की। इस हंगामे को देखकर कई लोग भी वहां जुट गए। उन्होंने आरोपियों को पुलिस के हवाले करने के लिए कहा, लेकिन गुस्साए लोग फिर भी नहीं माने और उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और मुक्के बरसा दिए। लोगों की पिटाई से आरोपियों को काफी चोटें आई। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने बुरी तरह पीटने के लिए लोगों को फटकार लगाई और आरोपियों के हाथ खुलवाए। बाद में उन्हें थाने ले जाया गया। पाकिस्तान के कराची में लोगों से भरी एक वैन में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा हाईवे पर वैन के पलटने से की वजह से हुआ।
जिसके बाद वो आग की खतरनाक लपटों से घिर गई। आग की लपटों को देख एक आदमी बिना देर किए उसे बुझाने में जुट गया। हादसे के तुरंत बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। वो गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर उसमें फंसे घायलों को बाहर निकालते नजर आए। बताया गया कि हादसे के समय वैन में 22 लोग सवार थे जो हैदराबाद से कराची जा रहे थे, लेकिन सभी बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो बैठे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के समय जलाए गए ट्रैक्टर पर विवाद हो गया। दिल्ली में जिस ट्रैक्टर को प्रदर्शन के समय आग लगाई गई, उसी ट्रैक्टर को 20 सितंबर को अंबाला में भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के समय आग लगाई गई थी। डीआरडीओ के अगवा वैज्ञानिक मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने वैज्ञानिक को बंधक बनाया हुआ था। कृषि बिल के विरोध के बीच सभी राज्यों में एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हुई, जिसमें 48 घंटे में 390 किसानों को 10.53 करोड़ रुपए मिले। ई चालान को लेकर केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए हैं, जिसके तहत अब सड़क पर रोककर डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाएंगे। आईसीआरए ने देश के जीडीपी अनुमानों को घटाया। अब 2020-21 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में 11% की गिरावट का दावा किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया। सुपर ओवर में आखिरी बॉल पर चौके से जीती विराट की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाज अमित मिश्रा के मुताबिक उन्होंने आईपीएल में जैसी सफलता हासिल की, उस तरह से भारतीय टीम के साथ उनका करियर परवान नहीं चढ़ सका। किंग्स 11 पंजाब से मैच के समय चोटिल हुए दिल्ली कैपिटल्स के आर अश्विन की आज सनराइजर्स के खिलाफ मैच में वापसी मुश्किल। उत्तर प्रदेश के संभल में एनकाउंटर के डर से 15,000 के एक इनामी बदमाश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। गोकशी के आरोपी उस बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए आरोपी खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच गया। कुछ पुलिस वालों के साथ एसएचओ थाने के बाहर ही खड़े थे। नईम नाम का ये इनामी बदमाश उन्हें देखते ही पांव पर गिर गया और रहम की भीख मांगता दिखा। आरोपी अपने गले में एक तख्ती भी लटकाए हुए था, जिस पर गलत काम किया पुलिस से डर लगता है और गोली मत मारो लिखा हुआ था। बदमाश के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। आज थाने में तख्ती टांग कर आया और अपने आप को पुलिस के सामने इसने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार दबिश दी थी। अलग अलग राज्यों की 60 से अधिक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का आज चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। आज चुनाव आयोग की उपचुनावों के मुद्दे पर अहम बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इसी के बाद उपचुनावों के कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश की 28, यूपी की 8 सीटों समेत कुल 60 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। वहां के एक संगठन ने सरकार से महिलाओं की हत्याओं के बढ़ते मामलों पर बेरुखी दिखाने का आरोप लगाया और सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताने के लिए पुलिस के सामने कई पटाखे भी फोड़े। इससे पहले ये महिलाएं वहां के मानवाधिकार आयोग की इमारत का घेराव करने के लिए नारे लगाते हुए आगे बढ़ती दिखी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इसके जवाब में गुस्साई महिलाएं पुलिस वालों पर आग बुझाने वाली मशीन से केमिकल और पानी का छिड़काव करने लगी। पुलिस की सख्ती के बावजूद महिलाएं डटी रहीं और कई घंटों तक जमकर प्रदर्शन किया। आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मैच सुपर ओवर तक गया, जिसके बाद बैंगलोर ने शानदार जीत दर्ज की। सुपर ओवर में बैंगलोर को जीत के लिए 8 रन बनाने थे और कप्तान विराट कोहली ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर मैच जीत लिया। इसके पहले दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 201 रन बनाए थे। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के लिए ईशान किशन ने 58 गेंदों में 99 रन बनाए। हालांकि इस शानदार बल्लेबाजी के बावजूद मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के टस्मेनिया में पिछले एक हफ्ते से रेत में फंसी 470 वेल में 108 को ही बचाया जा सका। ये वेल समंदर के बीच एक जगह जमी रेत में फंस गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 108 वेल की जिंदगी बचा ली गई, जबकि 390 वेल को कई कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। सैकड़ों मरी हुई वेल लहरों और किनारों पर पड़ी दिखाई दी, जबकि कई के शरीर रेत में ही फंसे रह गए। वेल की इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों के बाद उन्हें वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू से जुड़े कई लोग एक नाव से समंदर में उस जगह पहुंचे जहां ये वेल फंसी थी। इसके बाद उन्हें रस्सियों से खींचकर नाव तक पहुंचाया गया। बताया गया कि समूह में तैरने के अपने स्वभाव की वजह से ये वेल सैकड़ों की तादाद में रेत में फंस गई थी।
वो वहां करीब 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक फंसी रहीं। हालांकि उन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन वो दम तोड़ती गईं। रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का नाम शामिल है। एनसीबी ने इन सभी लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर ड्रग्स के इस्तेमाल, उसकी खरीद फरोख्त के साथ साथ ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के जैसे गंभीर आरोप हैं। निचली अदालत पहले ही इन लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरी तरफ एनसीबी इन लोगों की जमानत याचिका का हाईकोर्ट में विरोध करेगी। एनसीबी का मानना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और कई बड़े नाम इस ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, जिनका खुलासा होना बाकी है। नॉर्वे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें वहां रिसर्च करने गए 2 लोग बर्फ की एक बड़ी चट्टान के नीचे आ गए। ये लोग अपनी टीम के साथ उत्तरी ध्रुव के करीब कुछ जानकारियां जुटाने पहुंचे, लेकिन तभी बर्फ की वो चट्टान एक तरफ को लुढ़क गई और उस पर चढ़े वैज्ञानिक उसके नीचे आ गए। इससे पहले ये लोग एक नाव के जरिए आर्कटिक महासागर में तैर रही बर्फ की इस बड़ी सी चट्टान के करीब पहुंचे। तैयारियां पूरी होने के बाद ये लोग अपने औजारों के साथ बर्फ की चट्टान पर कूद गए। दोनों को वहां छोड़ने के बाद नाव पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही नाव थोड़ा दूर पहुंची, बर्फ की वो चट्टान एक तरफ को झुकने लगी। चट्टान को झुकता देख दोनों तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन तब तक बर्फ की वो चट्टान पलट गई और दोनों उसके नीचे आ गए। हालांकि उन्होंने वक्त रहते छलांग लगाई और चट्टान के नीचे से निकलने में कामयाब हो गए। बाद में उनके साथियों ने उन्हें पानी से बाहर निकाल लिया। खबर है कि ड्रग्स केस की जांच के लिए एनसीबी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत के बैंक अकाउंट की डिटेल खंगालेगी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ के बाद अब उनके बैंक खातों से पिछले 3 साल में हुए लेन देन की जानकारी जुटाई जाएगी, ताकि ये पता चल पाए कि अगर उन्होंने ड्रग्स खरीदा तो उसके लिए पेमेंट कैसे की। पता चला है कि पूछताछ के बाद दीपिका, सारा, श्रद्धा और रकुलप्रीत के फोन जमा करवा लिए गए हैं, ताकि 2017 से 2020 तक के उनकी किस किस से बातचीत हुई है, इसकी जानकारी भी जुटाई जा सके। यही नहीं, खबर है कि एनसीबी के रडार पर करीब 12 ड्रग तस्कर भी हैं, जिन पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। इटली के टस्कनी में आए एक चक्रवात ने वहां भारी नुकसान पहुंचाया। वहां के कई दूसरे इलाकों में भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन ताकतवर चक्रवात की वजह से टस्कनी में हालात सबसे खराब नजर आए। जबरदस्त तूफान की वजह से कई इमारतों की छतें उड़ गईं, दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। चक्रवात इतना तेज था कि उसकी चपेट में आने से एक स्टेडियम की छत तक ढह गई। पूरा स्टेडियम मलबे के ढेर में बदल गया। तूफान गुजरने के बाद वहां हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भारी भरकम पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। तूफान में तार टूटने की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा। बताया गया कि कई लोग मलबे में ही फंस गए थे, जिन्हें बचाव कर्मियों की मदद से बाहर निकाला गया। देश भर में नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब खुद राहुल गांधी उतर आए हैं। कांग्रेस पहले से ही नए कृषि कानूनों का देश भर में विरोध कर रही है। राहुल गांधी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आज सुबह 10 बजे सीधे किसानों से बात करेंगे। इसकी जानकारी खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की थाली तक भोजन पहुंचाने वालों को कांग्रेस भूल नहीं सकती है और देश की जनता के लिए अनाज उगाने वालों की आवाज कांग्रेस पूरे जोर शोर से उठाएगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में 16 साल की एक कार रेसर ने घुमावदार रास्ते पर सबसे तेज कार दौड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पोर्श कंपनी की कार का इस्तेमाल किया गया, इसलिए खिताब कंपनी के भी नाम रहा। और एक एयरपोर्ट के रनवे पर वो पोर्श कार सरपट दौड़ती नजर आई, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सड़क पर एक सीध में 15-15 मीटर के फासले पर 50 ट्रैफिक कोन रखे नजर आए। यानी कार सीधी नहीं बल्कि उन कोन के इर्द गिर्द दौड़ानी थी, और उस पर भी टाइम लिमिट। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते को 48 सेकंड से पहले पार करना था। लड़की की शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, लेकिन इसके बाद उसने एक बार फिर हाथ आजमाया और कार ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। कार कभी दाएं तो कभी बाएं, किसी सांप की तरह आगे बढ़ती दिखी। एक पल के लिए भी लड़की की नजरें रास्ते से हटी नहीं और एक भी कोन से टकराए बिना उसने 47.45 सेकंड में रास्ता पार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में छात्रों की सुरक्षा पर यूपीएससी से हलफनामा मांगा। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। कोरोना के खतरे की वजह से कुछ छात्रों ने यह परीक्षा टालने की मांग की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से परीक्षा के दौरान छात्रों की सुरक्षा पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन के लिए जासूसी करने के मामले में पत्रकार समेत 3 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कुछ दिन पहले भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े दस्तावेज चीन को देने के आरोप में स्पेशल सेल ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कोरोना की चपेट में आए 2 कैदी भाग गए। इन सभी को सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौका मिलते ही ये कैदी अस्पताल से फरार हो गए। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी स्टैन वावरिंका फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर में ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-1, 6-3 और 6-2 से हराया। यानी मरे पूरे मैच में सिर्फ 6 गेम ही जीत सके, जो उनके 237 ग्रैंड स्लैम मैचों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। सुशांत सिंह मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस केस में हत्या की पहलू को अभी खारिज नहीं किया है। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि सुशांत सिंह मौत मामले में अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एक बयान जारी कर सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले में हत्या के पहलू को खारिज नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की गति पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बयान जारी करके साफ कर दिया कि उसकी जांच सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई का फाइंडिंग क्या है। लोग भी हमको पूछते हैं कि आखिर में सुशांत ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ। यूपी के अलीगढ़ में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की पुलिस को चकमा देकर हाथरस की गैंगरेप पीड़ित से मिलने की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस और प्रशासन की तमाम नाकेबंदी के बावजूद वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंच तो गए, लेकिन पीड़ित से आसानी से मिल नहीं पाए, क्योंकि वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वार्ड के अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद गैंगरेप पीड़ित से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस बीच उन्होंने बताया कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। पूरा रोड तो ब्लॉक किया हुआ, अकेला आदमी मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ। कोई ऐसी जगह है सिकंदराबाद से लेके यहाँ तक जाना रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच काफी देर तक बहसबाजी चलती रही। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आखिर में उन्हें पीड़ित से मिलने की इजाजत दे दी गई। अंदर नहीं गए हैं, वो जहां लड़की एडमिट है वहां नहीं, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराने की कोशिश की। मुलाकात के दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। ऐसे में पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए सभी से लगातार अपील करते नजर आए। नमामि गंगे परियोजना के तहत पीएम मोदी आज उत्तराखंड में 6 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे इन प्रोजेक्ट की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। ये नए प्रोजेक्ट हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत दूसरे बड़े शहरों में शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी गंदे पानी को साफ करने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्लांट को 500 करोड़ की लागत से नमामि गंगे परियोजना के तहत ही बनाया गया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि आज का दिन विकास के पथ पर अग्रसर देवभूमि उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार के मुताबिक उत्तराखंड में सभी 30 प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। यूक्रेन के चुहीव में वायुसेना का एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान में चालक दल समेत कुल 27 जवान सवार थे, जिनमें 26 जवानों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि विमान जमीन पर गिरते ही आग के शोलों में बदल गया। हादसे वाली जगह से आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। सामने आए एक वीडियो में विमान के नीचे गिरते ही उसमें जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसकी रोशनी काफी दूर तक नजर आई। घटना की जानकारी मिलते ही राहत बचाव दल की टीमें वहां पहुंची और विमान में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। आग बुझने के बाद वहां पर चारों ओर विमान का जला मलबा बिखरा दिखाई दिया। मोमेंट прибуття підрозділів горів весь літак। हादसे में इकलौते बचे जवान को सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घायल जवान से मुलाकात की और उसका हाल जाना। यह हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी जांच जारी है। घटना वाली जगह को पुलिस ने सील कर दिया और जांच पूरी होने तक वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। ट्रेन से यात्रा करना अब लोगों के लिए महंगा हो सकता है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे यूजर डेवलपमेंट फीस मुसाफिरों से वसूलने की तैयारी में है, जो नवंबर से लागू हो सकती है। हालांकि इस योजना को अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यूजर डेवलपमेंट फीस का मतलब स्टेशनों के विकास के काम में लगने वाली रकम से है, जिसका बोझ मुसाफिरों पर डालने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे ने एक प्रस्ताव भी तैयार किया, जिसके मुताबिक ये फीस 10 से 35 रुपए तक हो सकती है। इनके अलावा प्लेटफॉर्म पर लोगों को पहुंचाने और लेने के लिए आने वालों से भी 5 रुपए ज्यादा वसूले जा सकते हैं। शुरुआत में करीब 1000 बड़े स्टेशनों पर यह फीस लगेगी, जिनमें दिल्ली और मुंबई के कुछ स्टेशन समेत नागपुर, अमृतसर और ग्वालियर जैसे रेलवे स्टेशन शामिल हैं। ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में चीन ने एक और ऐसी हरकत की जिससे ताइवान भड़क गया। पर्दे के पीछे से शरारत करते हुए चीन ने उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों पर दबाव बनाया जो ताइवान में काम कर रही हैं। और इन कंपनियों से यह कहा गया कि आजाद ताइवान का विरोध किया जाए।
ये भी कहा गया कि दस्तावेजों में ताइवान को चीन का हिस्सा ही लिखा जाए। ये राज तब खुला जब पक्षियों के लिए काम करने वाली एक संस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से हटा दिया गया। संस्था से जुड़े लोगों ने जब चीन की शरारत बताई तो कुछ और कंपनियों ने भी दावे को सही बता दिया। पिछले करीब 1 महीने से चीन लगातार ताइवान को उकसाने वाली शरारतें करने में लगा है, जबकि ताइवान साफ कर चुका है कि वो चीन के सामने किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा। सुशांत की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि एम्स ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी निर्णायक रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलान भी करेगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या फिर उसकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस की हर एंगल से जांच कर रही है। बंगाल में सिनेमा हॉल खोलने के फैसले पर सियासत गर्मा गई। पश्चिम बंगाल में सिनेमा हॉल खोलने के ममता सरकार के ऐलान पर सियासी घमासान शुरू हो गया। सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर 1 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देने की जानकारी दी। ममता बनर्जी जो किए हैं सिनेमा हॉल वो सही किए हैं। बंगाल सरकार के इस फैसले का सांसद नुसरत जहां ने भी ट्वीट कर स्वागत किया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर कड़ा एतराज जताया और ममता सरकार पर अनलॉक 4 के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। अनलॉक 4 बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, सिनेमा हॉल मनोरंजन के पार्क बंद रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीपीआर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग लग गई। इस अस्पताल में कुछ कोरोना मरीज भर्ती थे, जिसकी वजह से आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि इस हादसे के दौरान वहां कर्मचारी और मरीज सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन आग से मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख के एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। नीरज भवानिया गिरोह के इस बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि इसके लिए श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ एक करार किया। इस करार के तहत डाक विभाग ने श्रद्धालुओं के घर पर प्रसाद की ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी है। ऑनलाइन प्रसाद के लिए लोग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। कोरोना की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले भक्तों की संख्या कम हुई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रसाद की सुविधा शुरू की गई। अगर कोई ऑनलाइन प्रसाद का ऑर्डर करता है तो उसे इसमें माता की चुनरी, चांदी का एक सिक्का और मंदिर में लगने वाला भोग भेजा जाता है। इसके लिए देश के किसी भी कोने से प्रसाद का ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगी तेजस्वी यादव की होर्डिंग हटाने पर बवाल हो गया। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। यही वजह रही कि नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों से पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही नगर निगम की टीम आरजेडी दफ्तर के बाहर लगी तेजस्वी यादव की होर्डिंग हटाने लगी, वहां हंगामा होने लगा। आरजेडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी की 2 बड़ी होर्डिंग लगी थी, जिनमें एक को नगर निगम की टीम ने हटा दिया। लेकिन जैसे ही वो लोग दूसरी होर्डिंग की ओर बढ़े, आरजेडी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। उन्होंने नगर निगम की टीम को काम करने से रोक दिया और शर्त रखी कि जब तक जेडीयू दफ्तर के बाहर से नीतीश के पोस्टर नहीं हटेंगे, तब तक वो तेजस्वी की होर्डिंग भी नहीं हटाने देंगे। हालांकि नगर निगम के लोगों ने आरजेडी दफ्तर की दीवार पर लगे तेजस्वी के पोस्टरों को हाथ तक नहीं लगाया और केवल वही होर्डिंग हटाई जो दफ्तर के गेट से थोड़ी बाहर लगी हुई थी। बिहार में चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुका है और अभी आरजेडी ऑफिस के सामने लगे बड़े होर्डिंग को हटाया जा रहा है। आचार संहिता लागू होने पर राज्य सरकार की शक्तियां कम हो जाती हैं और सरकारी कर्मचारी चुनाव के पूरे होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे टकराव के बीच चीन भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि उसका बिना पायलट वाला हेलीकॉप्टर जल्द ही सेना इस्तेमाल करेगी। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए लिखा कि चीन का ये हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम है और ये भारत के खिलाफ बेहद कारगर होगा। AR-500C नाम के इस बिना पायलट वाले हेलीकॉप्टर का चीन ने इसी साल मई में परीक्षण भी किया था। चीन का दावा है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की टोह लेने, रेकी करने के अलावा युद्ध में भी बेहद कारगर है। दरअसल चीन की सेना जानती है कि इस
कि लद्दाख जैसे मुश्किल पहाड़ी वाले इलाकों में भारत से मुकाबला करना उसकी सेना के बस में नहीं है। इसलिए चीन अपने सरकारी अखबार के जरिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है। पश्चिमी जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग वहां की सरकार के उस फैसले के खिलाफ हैं जिसके तहत 2038 तक कोयले के खनन और इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई, क्योंकि उनका मानना है कि तब तक पर्यावरण को बचाने में काफी देर हो जाएगी। ऐसे में सैकड़ों प्रदर्शनकारी खराब मौसम के बावजूद इलाके में एक कोयला खदान की तरफ कूच कर गए। वो ड्रम बजाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। लोगों को तेजी से आगे बढ़ता देख घोड़ों पर सवार पुलिस वालों ने उनका रास्ता रोक दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान एक पुलिस वाला तो जमीन पर ही गिर गया। फिर प्रदर्शनकारियों ने दूसरा रास्ता पकड़ा तो पुलिस वहां भी उन्हें रोकने पहुंच गई और इस चक्कर में एक पुलिस वाला हादसे का शिकार हो गया। वो घोड़े से संतुलन खो बैठा। वहीं सामने आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पावर प्लांट तक जाने वाली रेल की पटरी पर ही जमे नजर आए। इस बीच एक ट्रेन भी आ गई, लेकिन लोग ट्रैक से टस से मस नहीं हुए। रात तक भी जब प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खाली नहीं किया तो पुलिस को उन्हें उठाकर वहां से हटाना पड़ा। भारी बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों को एक मालगाड़ी पर बैठाकर ले जाया गया, लेकिन उनका जोश तब भी कम नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करते रहे। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में अगवा किए गए डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया। खबर है कि मसाज के नाम पर एक होटल में उन्हें बंधक बनाकर अगवा कर लिया गया था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस ने टीमें बनाकर कई जगहों पर छापेमारी की और आखिरकार उन्हें एक होटल से बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया अगवा करने के बाद वैज्ञानिक के परिवार वालों से पैसे की भी मांग की गई थी। एक महिला भी शामिल है और 2 व्यक्ति हैं। वहाँ से मौके से हम लोग की दबिश के बाद 2 व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए थे। उनके लिए भी हमारी टीमें अभी काम कर रही हैं। राजस्थान के डीजीपी ने डूंगरपुर हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ बताया। डूंगरपुर में हुए हिंसक प्रदर्शनों में राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों के शामिल होने की आशंका जताई, जहां बीजेपी की सरकारें हैं। डीजीपी ने शक जताया कि डूंगरपुर में हुई हिंसा में इन राज्यों की भूमिका हो सकती है। दावा है कि डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े पदों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरने की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शनों में दूसरे राज्यों से भी लोगों को बुलाया गया था, जिसकी जांच की जा रही। इतना तो स्पष्ट है कि कुछ बाहर के तत्व इसमें शामिल हैं, लोग हैं और अलग अलग प्रदेशों के भी हो सकते हैं। गुजरात भी है, मध्य प्रदेश जो नेबरिंग हमारे स्टेट्स हैं, और कुछ उसके बाहर के भी हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान के डीजीपी के बयान को बीजेपी ने बेबुनियाद बताते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। जिस तरीके के हालात पूरे डूंगरपुर जिले में और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो बने हैं, उसके लिए सरकार निश्चित रूप से गुनहगार है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी आरजेडी में शामिल हो गए। उन्होंने पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। 32 रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने इस कानून के ऐतिहासिक और किसानों के हित में होने का दावा किया। साथ ही कुछ लोगों पर अपने फायदे के लिए किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया। गुजरात के कच्छ में एक अनुसूचित जाति के नेता और मशहूर वकील की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं लेने का फैसला किया है। अहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। कोरोना के खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। इससे पहले यह देखा गया था कि कुछ जगहों पर लोग भीड़ लगाकर कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक में यूनियन बैंक के एक एटीएम में सांप देखकर लोगों के होश उड़ गए। बताया गया कि सबसे पहले उसे एक आदमी ने देखा जो एटीएम से पैसे निकालने पहुंचा था, लेकिन वहां सांप देखकर उसकी सांसें अटक गई। वो काफी बड़ा था और एटीएम में इधर से उधर रेंगता हुआ दिखाई दिया। बाद में उस बैंक के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सांप पकड़ने वाली टीम को इसकी खबर दी। बताया गया कि टीम के पहुंचने से पहले ही सांप वहां से भाग गया। मध्य प्रदेश के डीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। इससे पहले अधिकारी की पत्नी ने राज्य के गृह मंत्री से इस मामले की शिकायत की और उनके बेटे की तरफ से उन्हें यह वीडियो सौंपा गया, जिसमें डीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते दिखे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी बुरी तरह झगड़ते दिखे। छोड़ मुझे। एक बार तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को जोर से तमाचा मार दिया, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर बाद आईपीएस अधिकारी की पत्नी फिर खड़ी हो गई और उनसे बहस करने लगी,
जिसके बाद झगड़ा और बढ़ गया। नौबत यह आ गई कि पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और उसे थप्पड़ मारने लगे। ये वीडियो वायरल होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला एक बड़े पुलिस अधिकारी से जुड़ा था, लिहाजा शिवराज सरकार के तेवर भी कड़े दिखे और पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। तो वो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको कार्य मुक्त कर दिया। लेकिन इस मामले में पुरुषोत्तम शर्मा ने अपनी सफाई में अलग ही तर्क दिए और अपनी पत्नी की मंशा पर सवाल उठाए। यदि पुरुषोत्तम शर्मा की प्रवृत्ति वायलेंट होती, घरेलू हिंसा करने वाली होती, तो क्या कोई पत्नी 12 साल से इतने अच्छी हालत में रहती? बताया गया कि आईपीएस अधिकारी की पत्नी को शक था कि उनके संबंध किसी दूसरी महिला से हैं। उस महिला के बारे में पता लगाने के बाद वो उसके घर उस समय पहुंची जब वहां पुरुषोत्तम शर्मा भी मौजूद थे। अपनी पत्नी को वहां देखकर पुरुषोत्तम शर्मा गुस्से में वहां से निकल गए, लेकिन तब तक इस घटना का वीडियो भी बन चुका था। गृह मंत्री और आला अधिकारियों को इस मामले से जुड़ा ये वीडियो भी सौंपा गया। ड्रग्स के कारोबार में एनसीबी ही नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हाथ भी कुछ अहम जानकारियां लगी हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 2 ड्रग्स तस्करों से हुई पूछताछ से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। दोनों तस्करों ने बताया कि वो कई बड़े टीवी कलाकारों को ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। ये भी बताया गया कि पुलिस को चकमा देने के लिए ये तस्कर फूड डिलीवरी बॉय बन जाते थे, यानी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर खाना पहुंचाने वाली कंपनियों का स्टाफ बनकर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक 12 से ज्यादा टीवी कलाकारों के नाम सामने आए हैं, जिनसे जल्द ही क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर सकती है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ना तय है। अमेरिका समेत कई मुल्कों के भारी विरोध के बावजूद चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा ठोक दिया, जिसके पीछे उसने ऐतिहासिक कारणों को आधार बताया। चीन ने यह दावा उस वक्त किया है जब अमेरिका की फौज दक्षिण चीन सागर में तैनात है। चीन के विदेश मंत्रालय के इस दावे को अमेरिका ने खारिज करने में भी देर नहीं लगाई। अमेरिका ने चीन को 2016 का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला भी याद दिला दिया। इस फैसले में चीन के दावे को खारिज किया गया था और यह साफ किया गया था कि इस दावे के लिए चीन के पास कोई सबूत नहीं है। तनाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चीन और अमेरिका की फौजें